होती है विद्यालय में, समाज में, परिवार में, उपयुक्त सभी में। जो अधिगम की प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। और ये कहां पर पूर्ण होती है? विद्यालय में पूर्ण होती है, समाज में, परिवार में या उपयुक्त सभी में? कमेंट करके आंसर दें। तो यहां पर विद्यालय में भी पूर्ण होती है, समाज में भी पूर्ण होती है, परिवार में भी पूर्ण होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? घ, यानी डी राइट आंसर होगा ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान में कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? यानी किशोर जो अधिगम करता है, एडोसेंस जो लर्नर है, किशोर अधिगमकर्ता जो है, उस किशोर अधिगमकर्ता के जो संज्ञान में कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? परिकल्पना करना, अमूर्त चिंतन करना, कल्पना करना, वर्गीकरण करना। ये 4 बिंदु आपके सामने दे रखे हैं। तो किशोर अधिगमकर्ता के संबंध में पूछ रहा है कि उसके जो संज्ञान है, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो मस्तिष्क है, उससे संबंधित कौन सा कार्य नहीं है, आपको ये बताना है। बिल्कुल पहले क्वेश्चन का राइट आंसर था डी, आप सभी का है। जो भी साथी लाइव चैट में जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के जो लिंक है इसे शेयर कर दे। दूसरा जो प्रश्न है आपके सामने है स्क्रीन पर, इसका आंसर बताएं। किशोर अधिगमकर्ता के संबंध में कौन सा कार्य संबंधित नहीं है, उसके संज्ञान से संबंधित नहीं है? यहां पर परिकल्पना करना, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। परिकल्पना क्या होती है? किसी बिंदु को लेकर या किसी चीज के बारे में विचार करना, कल्पना करना कि ऐसा, इमेजिनेशन करना कि ऐसा हो सकता है। कल्पना और परिकल्पना में अंतर है। परिकल्पना में कल्पना व्यक्ति केवल कोरी कल्पना करता है, ख्यालों से संबंधित होती है। और परिकल्पना में किसी विषय में संभावित समाधान ढूंढने की कोशिश करना परिकल्पना होती है। तो परिकल्पना करना, अमूर्त चिंतन करना और वर्गीकरण करना ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है। तो यहां पर किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान में कौन सा कार्य नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? घ। यहां पर ये पूछ रहा है नहीं है, यानी 3 ऐसे कार्य हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे। तीनों कार्य किशोर अधिगमकर्ता से संबंधित है। किशोर अधिगमकर्ता जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है, अर्थात जीन पियाजे, एक विद्वान हुए जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञान विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहली संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहां पर ये जो बात कर रहा है जीन पियाजे संबंधित है कि किशोर जो अधिगम करता है, एडोलेसेंस जो लर्नर है, उसके संज्ञान में कौन सा कार्य नहीं है। तो मित्रों यहां पर परिकल्पना वो करता है, किसी भी कार्य का संभावित समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, क्योंकि वो उसका जो चिंतन है वो अमूर्त हो जाता है। औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है, चौथी जो स्टेज है, 12 वर्ष से या 11 वर्ष से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर ये जो स्टेज है, इस स्टेज में अमूर्त चिंतन हो जाता है, अमूर्त चिंतन की अवस्था हो जाती है। अमूर्त चिंतन भी करता है, परिकल्पना करता है और कल्पना करता है, दिवा स्वप्न भी देखता है, कल्पना भी करता है, डे ड्रीमिंग करता है। लेकिन वर्गीकरण जो करना है, ये वर्गीकरण का जो गुण है, ये गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही विकसित हो जाता है। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्य विकसित होते हैं, ध्यान रखना। संबंध, संरक्षण और वर्गीकरण। संबंध, संरक्षण और तीसरा आता है वर्गीकरण। आपसे ये सवाल पूछे तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि संबंध, संरक्षण और वर्गीकरण का जो गुण है वो किस अवस्था में विकसित हो जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहां पर जो वर्गीकरण करना,
ये बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में गुण विकसित हो जाता है। इसलिए ये पूछ रहा है किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान में कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। तो किशोर कब होता है? 12 से 18 वर्ष की आयु का बालक। तो यहां पर जो वर्गीकरण करना ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अधिगम निर्भर करता है। अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर और उपयुक्त सभी पर। जैसे कोई टीचर किसी कक्ष में शिक्षण कार्य करवाता है तो अच्छा शिक्षण कैसे हो सकता है, अच्छा शिक्षण किन किन बिंदुओं पर निर्भर करता है, ये सवाल पूछ रहा है। कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। तो यहां पर शिक्षक पर भी निर्भर करता है, छात्रों की सक्रिय रुचि पर भी। शिक्षक पर निर्भर क्यों करेगा कि शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है और शिक्षण का सारा जो दायित्व होता है वो शिक्षक पर निर्भर करता है। शिक्षक की विषय पर पकड़ होनी चाहिए और पूर्ण अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। जब तक उसकी कंटेंट या विषय वस्तु पर पकड़ नहीं है तो वो शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से नहीं करवा सकता। तो यहां पर अच्छा अधिगम यानी कब हो सकता है? मैं अगर अच्छा नहीं पढ़ाता हूं या कोई अध्यापक आपको अच्छा नहीं पढ़ाते, उस कंटेंट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर भी अधिगम प्रभावित होता है। तो अच्छा अधिगम शिक्षक पर भी निर्भर करता है, छात्रों की सक्रिय रुचि पर। बिल्कुल, जब कक्ष में शिक्षण कार्य हो रहा है तो एक्टिव बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, बच्चे सक्रिय रहने चाहिए, निष्क्रिय नहीं होने चाहिए। सभी का आंसर सही है, डी आंसर आया है बिल्कुल। तो यहां पर जो है छात्रों की सक्रिय रुचि पर निर्भर करता है। सक्रिय रुचि यानी छात्र सक्रिय होने चाहिए, कक्ष का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसमें निष्क्रिय ना रहें, अंतःक्रिया होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। तीसरा बिंदु आता है उपयुक्त शिक्षण विधियों, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री का उपयोग। जो उपयुक्त शिक्षण विधियां हैं, जो कंटेंट से संबंधित विधि है, उस विधि का उपयोग होना चाहिए। साथ में सहायक सामग्री यानी कि जो टीचिंग एड है, उस टीचिंग एड का भी क्या होना चाहिए? उपयोग होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अच्छा अधिगम निर्भर करेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जीवन भर सीखने की संकल्पना, जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? यानी हर व्यक्ति जीवन भर सीखता है, लर्निंग जन्म से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता है। यह हमने अधिगम की विशेषताओं में देखा है। यहां पर यह कह रहा है जीवन भर सीखने की जो संकल्पना है उसकी उत्पत्ति का आधार क्या है, कि व्यक्ति जीवन भर सीखता है, उसकी उत्पत्ति का आधार क्या है? कमेंट करके आप आंसर दें। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। देश में स्कूलों की कमी, लोगों के अधिक से अधिक सीखने की इच्छा, लोगों के अधिक से अधिक सीखने की इच्छा, देश को आवश्यकता है कि अधिक शिक्षित लोगों की संख्या हो, और ज्ञान का, यहां पर ये जो है का है ज्ञान का गतिक विकास। जीवन भर सीखने की जो संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? देश में स्कूलों की कमी, यहां पर में है, देश में स्कूलों की कमी, लोगों की अधिक से अधिक सीखने की इच्छा, देश को आवश्यकता है कि अधिक शिक्षित लोगों की संख्या हो, और ज्ञान का गतिक विकास। कमेंट करके आप आंसर दें। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साहित्य सफर यूट्यूब चैनल, अद्भुत प्रश्नोत्तरी, थैंक यू। तो यहां पर ज्ञान का गतिक विकास, राइट आंसर कौन सा होगा? ज्ञान का गतिक विकास। अब आप इसको समझें, जीवन भर सीखने की संकल्पना यानी व्यक्ति जीवन भर सीखता है, उसका आधार क्या है? तो ज्ञान का गतिक विकास। गतिक का मतलब होता है मित्रों सक्रिय, गतिक का मतलब क्या होता है? सक्रिय, यानी ज्ञान का सक्रिय रूप से विकास होना ही क्या हुआ? जीवन भर सीखने की संकल्पना का आधार है, कि व्यक्ति सक्रिय रहता है अपने जीवन काल में और कुछ न कुछ सीखता रहता है, कम या अधिक हो सकता है लेकिन सीखता रहता है। इसलिए ज्ञान की संकल्पना का जो आधार होगा वो तो ज्ञान का गतिक विकास होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो ये कथन, इस वर्ड को आप जरूर ध्यान रखा करो, पेपर में ये बहुत आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर कथन दिए हुए हैं, एक कथन इनमें गलत है तो आपको उसका चुनाव करना है। अधिगम समायोजन है पहला कथन, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है और अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। 4 आपके समक्ष ऑप्शन है, कमेंट करके आप बताएं अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम समायोजन है, एडजस्टमेंट है, अधिगम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है, ऑब्जर्वेशनल होता है, और अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है, चेंज इन बिहेवियर होता है। तो आप कमेंट करके आंसर दें। यहां पर देखो मित्रों, अधिगम समायोजन है, बिल्कुल है। जिंदगी में व्यक्ति जितना ज्यादा सीखता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, एडजस्टमेंट उतना ही करता है। जैसे छोटा बालक है, वो समायोजन नहीं करता है। हम मेहमान आता है, मेहमान के लिए कुर्सी लाते हैं और आकर स्वयं बैठ जाता है। हम कहेंगे बेटा हट जा, मेहमान आया है, इसको बैठने दे, अंकल को बैठने दो, तो नहीं मैं बैठूंगा। हम कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, अंकल को बैठ जाने दो, रोने लग जाएगा। मेहमान आखिरकार कहेगा कोई बात नहीं, बच्चा है, इसको बैठ जाने दो। वहां पर समायोजन नहीं, क्योंकि उसका जो है ज्ञान का जो निर्माण है वो भी चल रहा है। तो जैसे जैसे लर्निंग होगी, जैसे जैसे वो सीखेगा, अनुभव प्राप्त करेगा, वैसे वैसे जिंदगी में क्या करेगा? समायोजन करेगा। तो अधिगम समायोजन भी है। अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम सार्वभौमिक है यानी यूनिवर्सल है, यानी सभी जगह सभी देश काल में होता है, सभी व्यक्तियों में होता है। इस संसार के जो सजीव प्राणी है, जिसमें विशेष रूप से मनुष्य है, वो सभी अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रत्येक देश काल में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, सभी निश्चित रूप से सीखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ व्यक्ति अधिक सीखता है या नीची जाति में पैदा हुआ व्यक्ति कम सीखता है। तो सभी सीखते हैं, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज पूर्व से उगता है, पश्चिम में छिपता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। रामायण का संदेश सार्वभौमिक सत्य है। सत्य में जयते, सत्य की ही विजय होती है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो अधिगम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल होता है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है। देखो लर्निंग जो है वो प्रेक्षणीय होता है, और वो भी क्या कह रहा है? हमेशा। ये कथन गलत है, क्योंकि हमेशा ऑब्जर्व नहीं कर सकते लर्निंग को कि कितना लर्निंग हुआ है। बहुत सारी चीजों में चेंज होता है, सीखने के बाद व्यवहार परिवर्तन होता है। तो यहां पर गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप सभी का आंसर सही था। अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है, ये आप सभी जानते हैं। अधिगम के कारण क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ये लर्निंग है, यहां पर लर्निंग। अधिगम यानी लर्निंग के लिए क्या आवश्यक है, महत्वपूर्ण क्या है लर्निंग के लिए? स्व अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस, स्व चिंतन, सेल्फ थिंकिंग, स्व क्रिया, सेल्फ एक्टिविटी, या उपयुक्त सभी। लर्निंग करने के लिए किस चीज की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी लाइव सेशन में आप सभी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे लिंक को शेयर कर दें। और डेली लाइव क्लास 4 बजे होती है। आज हमारी तीसरी क्लास है। डी, बिल्कुल राइट आंसर क्या है? डी, उपयुक्त सभी। लर्निंग करने के लिए, अधिगम के लिए स्व अनुभव, खुद के अनुभव, क्योंकि व्यक्ति 2 ही बातों से सीखता है, मैंने बताया था, अनुभव व अभ्यास से। और अभ्यास की जगह कई बार क्या मिल जाता है? प्रशिक्षण मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्रशिक्षण। तो यहां पर अनुभव यानी एक्सपीरियंस से सीखता है। और अनुभव कैसा होगा? व्यक्ति अनुभव खुद प्राप्त करता है, अच्छे या बुरे, जैसा भी अनुभव हो सेल्फ करता है। तो सेल्फ एक्सपीरियंस से भी अधिगम होगा। स्वचिंतन, व्यक्ति अपने आप चिंतन मनन भी करता है, तो स्वचिंतन से भी लर्निंग होती है। स्वक्रिया, सेल्फ एक्टिविटी करता है व्यक्ति। इन तीनों बातों के लिए, ये तीनों बातें अधिगम के लिए आवश्यक हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, अर्थपूर्ण
शाब्दिक अधिगम, द मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम की चर्चा किसने की, अर्थात किसके द्वारा समझाया गया था। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम की बात कौन करता है? रॉबर्ट गेने, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, डेविड आशुवेल। अर्थपूर्ण अधिगम की बात कौन करता है? कमेंट करके आप बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। अर्थपूर्ण अधिगम की बात कौन करता है? यहां पर रॉबर्ट गेने ने अधिगम की परिस्थितियां बताई। क्या बताई? अधिगम की परिस्थितियां। अधिगम की परिस्थितियां रॉबर्ट गेने ने बताई। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, यानी ये संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है। जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञान पर कार्य किया और इन्होंने निर्मितवाद की थ्योरी दी। संज्ञान पर कार्य किया और किसकी थ्योरी दी? निर्मितवाद पर कार्य किया। और इसने खोज द्वारा सीखने पर भी बल दिया। खोज द्वारा सीखने पर बल किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने। यहां पर आपके आंसर आ रहे हैं डी, डेविड आशुवेल। बिल्कुल राइट आंसर है, सी नहीं है, डी आंसर है। यानी अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम जो है, द मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, डेविड आशुवेल का जो है थ्योरी थी। तो डेविड आशुवेल की जो थ्योरी है अर्थपूर्ण अधिगम, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। डेविड जो आशुवेल थे, ये आधुनिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। आधुनिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक कौन कहलाएंगे? डेविड आशुवेल कहलाएंगे। और इन्हीं के सिद्धांत को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा जाता है। तो आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसे क्या कहेंगे? मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं और इसे अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम भी कह सकते हैं। मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? डेविड आशुवेल ने दिया। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम पर बात कौन करता है? डेविड आशुवेल करते हैं। मित्रों, इन्होंने ये निगमन विधि के आधार पर सीखने पर बल देते थे। इन्होंने साहचर्य के माध्यम से जो है सीखने पर बल दिया और ये निगमन विधि के प्रबल समर्थक थे। ध्यान रखना, निगमन यानी निगमनात्मक, डिडक्टिवली निगमनात्मक सीखने पर बल, यानी निगमनात्मक जो विधि है उस विधि द्वारा सीखने पर क्या दिया इन्होंने? बल। तो निगमनात्मक विधि के माध्यम से सीखने पर बल किसने दिया? डेविड आशुवेल ने दिया। तो ध्यान रखना, डेविड आशुवेल आधुनिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, जिसे अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम कहा जाता है, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग किसने दिया? डेविड आशुवेल ने दिया और निगमनात्मक विधि के समर्थक थे। इन्होंने सीखने के 4 नियम बताए, लर्निंग करने के 4 नियम बताए। किसने? डेविड आशुवेल ने। सबसे पहला इन्होंने बताया रटकर सीखना। रटकर सीखना, रोट लर्निंग क्या कहलाएगा इंग्लिश में? रोट लर्निंग। रोट लर्निंग यानी रटकर सीखना। दूसरा अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण सीखना, जिसे आपके ऊपर दे रखा है, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। तीसरा जो है अभिग्रहण करके सीखना, अभिग्रहणात्मक सीखना। तो अभिग्रहणात्मक जो सीखना है, रेस्पेक्टिव लर्निंग, अभिग्रहणात्मक सीखना, रटकर सीखना, रोट लर्निंग,
अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, अभिग्रहणात्मक सीखना, रेस्पेक्टिव लर्निंग, और चौथा आता है अन्वेषणात्मक सीखना। अन्वेषणात्मक सीखना इसे कहेंगे डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग, ध्यान रखना, अन्वेषणात्मक जो सीखना है, डिस्कवरी जो लर्निंग है, ये अन्वेषणात्मक सीखने पर कार्य खोज करना जेरोम ब्रूनर ने भी किया था, सीखने पर बल दिया था खोज द्वारा। तो ये सवाल परीक्षा में आया हुआ है। पहले तो एक बार इसका आंसर माना डेविड आशुबेल, और बाद में इसका आंसर जब रेट वगैरह लगी तो इसका आंसर माना जो है जेरोम ब्रूनर। इसको थोड़ा आप इस रूप में समझे कि डेविड आशुबेल ने जो 4 प्रकार बताए अधिगम के, उस 4 प्रकार में खोज करके सीखना भी एक प्रकार है, जबकि खोज द्वारा सीखने पर बल जेरोम ब्रूनर देते थे। तो दोनों बातों में अंतर है, आप समझ गए होंगे। तो यहां पर आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसने दिया? डेविड आशुबेल ने। और 4 प्रकार से सीखने पर बल देते हैं, रोट लर्निंग, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। अब इसको थोड़ा सा समझ ले। रटकर सीखना मतलब जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 जो बच्चे पहाड़े याद करते हैं, गिनती याद करते हैं रट्टा मार मार के, बहुत सारे बच्चे अभी भी याद करेंगे, याद नहीं हो रहा तो सवाल को रट लिया। जिसका मीनिंगफुल नहीं सीखते, वो केवल रटकर सीखते हैं, उसको रट लेते हैं। तो ऐसे कहते, ऐसी विधि को कहते हैं रटकर सीखना। अर्थपूर्ण सीखना, ये इस पर विशेष काम किया, ये मोस्ट है। अर्थपूर्ण सीखना यानी कि किसी कंटेंट को समझ करके याद करना, समझ करके सीखना अर्थपूर्ण सीखना कहलाता है। और इस पर विशेष काम किया किसने? डेविड आशुबेल ने। और अभिग्रहणात्मक सीखना, अभिग्रहणात्मक सीखने का मतलब होता है लिखकर सीखना। जब कोई बालक लिखकर, बार बार लिखकर अभ्यास करके सीखता है, उसे अभिग्रहणात्मक सीखना कहते हैं। और चौथा डिस्कवरी लर्निंग, खोज करना, किसी बात की खोज करके सीखना, वो डिस्कवरी लर्निंग कहलाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस। अधिगम एक प्रक्रिया है। अब अधिगम कैसी प्रक्रिया है? तथ्यों के संग्रह की प्रक्रिया है, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, परीक्षा की तैयारी की प्रक्रिया है, या याद करना। तो यहां पर अधिगम कैसी प्रोसेस है? अधिगम एक प्रक्रिया है, लेकिन अधिगम कैसी प्रक्रिया है? केवल तथ्यों के संग्रह करने की प्रोसेस है, या फिर अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रोसेस है, परीक्षा की तैयारी की प्रोसेस है, या फिर याद करने की प्रोसेस है? तो साथियों, यहां पर तथ्यों का इकट्ठा करना केवल लर्निंग नहीं कहलाता, परीक्षा की तैयारी करना ही लर्निंग नहीं होता, और केवल याद करना भी लर्निंग नहीं होता। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रोसेस को एक्सपीरियंस द्वारा, क्योंकि व्यक्ति जब सीखता है तो फिर वही बात आती है कि 2 ही बातों से सीखता है, एक अनुभव से और दूसरा अभ्यास से, और अभ्यास की जगह कई बार मिलता है प्रशिक्षण। तो अनुभव और अभ्यास के द्वारा जब व्यक्ति सीखता है तो वो कैसा सीखेगा? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? अर्थ का निर्माण करेगा। इसलिए अधिगम कैसी प्रोसेस हो जाएगी? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। सभी का आंसर सही है, बी आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, परिपक्वता। ये आया हुआ सवाल है रीट भर्ती परीक्षा में ही। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न जो परिवर्तन है को अधिगम कहा जाता है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है? नहीं, हां, अनिश्चित है, कभी कभी। यानी कि परिपक्वता के कारण जो व्यवहार परिवर्तन होता है, क्या उसे हम अधिगम कहेंगे? ये सवाल ये पूछना चाह रहा है। नहीं, हां, अनिश्चित है, या कभी कभी। कमेंट करके आप आंसर दें। अधिगम जो है वो परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन के कारण जो होता है उसे अधिगम कहते हैं। ये बात सही है? नहीं, हां, अनिश्चित, कभी कभी। तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, यहां पर आप समझे इसको, व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन ये 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। तब तक आप कमेंट करके आंसर दें। पहला जो प्रकार है उसका नाम था अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत
स्थायी परिवर्तन। तीन प्रकार से व्यवहार परिवर्तन होता है। कई विद्वान साथी दो प्रकार बताते हैं, पर आप याद रखना तीन प्रकार से हम समझ रहे हैं और ये कंटेंट बिल्कुल राइट है। दूसरा है स्थायी परिवर्तन और तीसरा जो परिवर्तन है उसे कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी, तीसरा परिवर्तन कौन सा हो गया? अस्थायी परिवर्तन। तो यहां पर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन। आंसर आया ए, नहीं, बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है क्या उसे अधिगम कहा जाता है? नहीं, उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। क्योंकि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो तीन प्रकार से होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन होता है केवल और केवल मित्रों उसे ही अधिगम कहते हैं। और ये अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होगा ये दो प्रकार से होता है, अनुभव से और अभ्यास से। तो ध्यान रखना, अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होगा। अर्थात ना तो वो पूर्ण रूप से स्थायी होता है और ना ही वो अस्थायी होता है। दोनों के बीच की स्थिति को एक नाम दिया अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या इसे कहते हैं तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन। तो यहां पर परिपक्वता जो है, अब परिपक्वता को अधिगम क्यों नहीं कहते? क्योंकि परिपक्वता किस में आएगा? स्थायी परिवर्तन में आता है परिपक्वता। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैच्योरेशन। क्या कहेंगे? मैच्योरेशन। तो परिपक्वता जो है मैच्योरेशन कहलाती है, मैच्योरेशन को परिपक्वता कहते हैं। तो यहां पर परिपक्वता होती क्या है? परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के गर्भकाल से प्रारंभ हो जाती है। तो नैसर्गिक प्रक्रिया होने के कारण जिसका संबंध शारीरिक वृद्धि से होता है, इसी कारण से परिपक्वता स्थायी परिवर्तन में आता है और स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहते। और तीसरा जो है अस्थायी परिवर्तन, ये कंटेंट मैंने पहले भी समझा रखा है। अस्थायी जो परिवर्तन होता है उसमें ऐसे परिवर्तन जो कुछ समय, कुछ क्षण, कुछ घंटे मानव व्यवहार में रहे, बाद में मनुष्य का व्यवहार अपने मूल स्वरूप में आ जाए। कोई भी नशीला पदार्थ है, मूल प्रवृत्तियां हैं, संवेग है, इनके कारण यदि व्यक्ति का व्यवहार बदलता है तो कैसा परिवर्तन होगा? अस्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा? जब बच्चा लर्निंग करता है ना, जब बच्चा सीखता है, किसी बात को, किसी कंटेंट को समझने का प्रयास करता है, तो वह बालक सबसे पहले कौन सी क्रिया करेगा? मूल्यांकन करेगा, व्यवस्थापन करेगा, संशोधन करेगा या आत्मसात करेगा। जब भी कोई कंटेंट हम आपको पढ़ाते हैं, कोई शिक्षक किसी बच्चे को कोई कंटेंट पढ़ाता है, तो उस कंटेंट में सबसे पहले बालक क्या करता है? मूल्यांकन करता है अपना, या व्यवस्थापन करता है, एडजस्ट करता है, या संशोधन करता है, या आत्मसात करता है। तो साथियों ध्यान रखना, जब भी कोई कंटेंट सबसे पहले बच्चा सीखना प्रारंभ करता है तो विषय वस्तु को वो आत्मसात करता है, धारण करने का प्रयास करता है। धारण करने के बाद मूल्यांकन करता है, वो व्यवस्थापन करता है, मूल्यांकन करता है, और उसमें कोई कमी रहती है तो उसमें क्या करता है? फिर संशोधन करता है। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? आत्मसात करना। डी बिल्कुल राइट आंसर आया आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। जो छात्र लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, ये सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? सामाजिक पर, संस्कृति पर, परिवार पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर। छात्रों की सीखने की जो भिन्नता है, सीखने की योग्यता है, वह योग्यता किस पर निर्भर करती है? एबिलिटी, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि प्रत्येक बालक किसी न किसी क्षमता के कारण, किसी गुणों के कारण एक दूसरे से क्या होता है? भिन्न होता है। इसे कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करेगी? व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है वो अधिगम से प्रत्यक्षतः डायरेक्ट प्रभावित होता है? प्रतिवर्ती क्रिया, विकास,
वृद्धि और प्राथमिक अभिप्रेरक। प्राइमरी जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, उससे प्रभावित होता है या वृद्धि से या विकास से या प्रतिवर्ती क्रिया से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है? कौन सा फैक्टर अधिगम से डायरेक्ट प्रभावित होता है? तो यहां पर आपका कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्टिव जो रेस्पॉन्स होता है, डेवलपमेंट विकास, वृद्धि ग्रोथ, और प्राथमिक अभिप्रेरणा जो प्राइमरी मोटिवेशन होता है वह है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से डायरेक्ट प्रभावित होता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? घ, डी, प्राथमिक अभिप्रेरणा। अधिगम से डायरेक्ट प्रभावित तो कौन सा होगा? प्राथमिक जो अभिप्रेरणा होती है, प्राइमरी जो मोटिवेशन होता है वो अधिगम से सीधा प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग करने में बाधा उत्पन्न करेगा? मोटिवेशन, रुचि, अधिगम, निस्सहायता और बुद्धि। 4 फैक्टर आपके सामने हैं। अधिगम करने में बाधित करने वाला कौन सा फैक्टर है, कौन सा कारक है? अभिप्रेरणा, बुद्धि, रुचि और अधिगम निस्सहायता। तो यहां पर कौन सा फैक्टर अधिगम को बाधित करता है? तो यहां पर आपका देखो, अभिप्रेरणा तो अधिगम में सहायता करती है। अब अधिगम में बाधक कौन सा कारक होगा? रुचि, इंटरेस्ट यदि होगा तो बालक अच्छी प्रकार से सीखेगा। तो मोटिवेशन जितना प्रभावी होगा, क्योंकि अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अभिप्रेरणा की होती है, इसलिए अभिप्रेरणा तो बिल्कुल सही है, बाधक नहीं है। रुचि, इंटरेस्ट होना भी जरूरी है और बुद्धि का होना भी जरूरी है, उसमें योग्यता, क्षमता का होना, एबिलिटी का होना भी जरूरी है। अधिगम जो निस्सहायता, असहायता है, डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता जिसे कहा जाता है। यदि किसी बालक में अधिगम अक्षमता है तो वह बालक सीखने में क्या होता है, उसको दिक्कत आती है, जिसे कहा जाता है अधिगम में बाधक। तो अधिगम निस्सहायता ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन सी आपका आंसर आया था। नेक्स्ट, अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तुरंत आंसर दे इसका, इस पर मैं चर्चा करूंगा और सभी क्वेश्चन, आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? B.F. स्किनर, हल, थॉर्नडाइक और I.P. पावलोव। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? सी आंसर आ रहे हैं, कमेंट करके आंसर दें। B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया? B.F. स्किनर ने दिया। क्लार्क जो हल था इसने दिया पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन, तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक ने दिया उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। हमने जो सवाल पूछा है डी आंसर आया, I.P. पावलोव, बिल्कुल राइट आंसर है। जो पावलोव है उसने सिद्धांत दिया था अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। मित्रों 2 शब्द याद रखना, एक है संबद्ध और एक है संबंधन। संबंधन, 2 शब्द है, संबद्ध और संबंधन। जो संबद्ध वर्ड है, संबद्ध का मतलब होता है अस्वाभाविक से जुड़ना। संबद्ध का मतलब होता है अस्वाभाविक से जुड़ना, और संबंधन का मतलब होता है स्वाभाविक से जुड़ना, स्वाभाविक से जुड़ना। तो यहां पर संबद्ध जो बात करता है, अस्वाभाविक से जोड़ने की बात करता है, वो तो करता है पावलोव, और संबंधन की बात, स्वाभाविक से जोड़ने की बात करता है, वो करता है थॉर्नडाइक। कौन करता है? थॉर्नडाइक। तो यहां पर ये जो संबंधन शब्द है ये दिया थॉर्नडाइक ने, और जो संबद्ध शब्द है इसकी जगह कई बार अनुबंधन मिलता है। तो अनुबंधन या संबद्ध जो वर्ड है, अनुबंधन,
अनुबंधन के जनक या संबद्ध के जनक पावलाव हैं और संबंधन के जनक थॉर्नडाइक है। संबद्ध और संबंधन में अंतर है, आप इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत या संबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? आप सभी को पता है, ये किसने दिया? पावलोव ने। अब यहां पर परंपरागत जो अनुबंधन है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है, इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। बहुत सारे नाम है इसके। अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबद्ध, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये सभी के सभी बहुत सारे इसके नाम हैं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, सभी के सभी इसी के नाम है। और ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आईपी पावलोव ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पावलोव ने जो थ्योरी दी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उस शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन प्रस्तुत किया, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। पहले ध्वनि उत्पन्न की गई, तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए या सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया? पहले कौन सी क्रिया की गई? आप कमेंट करके आंसर दें। यहां पर पावलोव की जो थ्योरी है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसमें पहले क्या प्रस्तुत किया गया? इस सिद्धांत में सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया गया? तो मित्रों मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, तब तक आप कमेंट करके आंसर दें। यहां पर कुत्ता बंद है, कुत्ता जी, क्योंकि प्रत्येक जीव को आदर से बोलना चाहिए। यहां पर ये घंटी है और भोजन है। दूसरा उद्दीपक क्या है? भोजन। ये जो घंटी है, इस घंटी को सीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएस। घंटी को क्या कहेंगे? सीएस, कंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है। घंटी को क्या कहेंगे? सीएस। और ये जो भोजन है, इस भोजन को साथियों कहेंगे यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्वाभाविक उद्दीपक ये भोजन और अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी। आपके आंसर आ रहे? सर क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब न्यूज चैनल पर बोले राजस्थान में बारिश की वजह से 1000 लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग लापता है? भाई क्या कह रहे हो? अभी मुझे मालूम नहीं है इस बारे में। चलो, यहां पर भोजन जो है यूसीएस है और घंटी जो है सीएस है। अभी तो हम कुत्ते को भोजन खिला देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। बी आंसर आ रहे हैं आप सभी के। पहले ध्वनि, तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। पहले ध्वनि यानी घंटी। ध्वनि किससे निकली? घंटी से। पहले घंटी बजाता था, तत्पश्चात वह भोजन देता था। तो ये जो क्रिया थी कौन करता था? पावलोव। पावलोव ने कहा कि प्रत्येक जीव स्वाभाविक उद्दीपक से कोई न कोई क्रिया करता है, लेकिन मैं जिस प्रकार स्वाभाविक उद्दीपक से कोई जीव क्रिया करता है, उसी प्रकार अस्वाभाविक उद्दीपक से करवा सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। कुत्ते को बॉक्स में बंद किया और भोजन दिखाता। पहले सबसे पहले घंटी बजाता, भोजन दिखाता, भोजन दे देता। 3 स्टेप में ये चरण पूरा हुआ। अगले क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी आप इतना समझ लो, पहले ध्वनि, तत्पश्चात क्या प्रस्तुत किया गया? भोजन प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार का आना, यानी जैसे ही घंटी बजी क्या आ गई? लार। घंटी से क्या आ गई? लार। आने की क्रिया कहलाती है। तो साथियों, जब घंटी से लार आ गई तो घंटी क्या है? घंटी क्या है? सीएस है या यूसीएस है? घंटी कंडीशनल स्टिमुलस है, सीएस है, और इसे कहेंगे अस्वाभाविक उद्दीपक। क्या कहेंगे? अस्वाभाविक उद्दीपक। आप सभी जानते हैं इसको, अस्वाभाविक उद्दीपक। लेकिन एक नाम आता है जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, इसी सीएस को
तटस्थ उद्दीपक कहते हैं। क्या कहेंगे? तटस्थ उद्दीपक। तो आपसे पूछा जाए कि पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक कौन सा था, तो तटस्थ जो उद्दीपक था वो कौन था? घंटी। तो यहां पर अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी है, और घंटी से जब लार आ गई इसका मतलब CR कहलाएगी। क्या कहलाएगी? CR। अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, तटस्थ उद्दीपक से जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? अनुक्रिया तो होगी, लेकिन यहां पर घंटी से क्या हो गया? जुड़ गया, और जुड़ने को अनुबंधन कहते हैं। क्या कहेंगे? अनुबंधन। स्वाभाविक से जुड़ने को संबंधन कहते हैं, लेकिन घंटी अस्वाभाविक है, इससे जुड़ा हो गया, घंटी से लार आ गई, इसी कारण से ये क्या कहलाएगा? अनुबंधन कहलाएगा। कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रेस्पॉन्स, अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया। पेपर में ये पूछता है कि अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया, तो राइट आंसर क्या होगा? संबद्ध उद्दीपक। संबद्ध का मतलब आप समझ गए? जुड़ना अस्वाभाविक से, तो अस्वाभाविक से जुड़ा तो संबद्ध उद्दीपक कहलाएगा। राइट आंसर क्या होगा यहां पर? सॉरी, कुत्ते का घंटी से लार आने पर, तो घंटी से लार आने की क्रिया संबद्ध अनुक्रिया कहलाएगी, उद्दीपक नहीं है। रेस्पॉन्स हुआ ना, तो अनुक्रिया कहलाएगी। सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी, संबद्ध अनुक्रिया, रेस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी पावलोव ने प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया? आप सभी जानते हैं किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। कुत्ते पर जो प्रयोग किया उसकी पेट्रोटिड जो लार ग्रंथि थी, उस लार ग्रंथि का अध्ययन किया किसने? आईपी पावलोव ने। और ये प्राचीन सिद्धांत है, इसे परंपरागत सिद्धांत कहा जाता है, और अनुबंधन के जनक कौन कहलाते हैं? पावलोव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है। ऐसा नहीं है कि जो उसका मालिक है वो उसको मांस मुंह में देता है तभी वो लार टपकाए। ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले, अर्थात मांस रखने से पहले, मांस नहीं देगा उससे पहले ही, अर्थात जब वह मालिक मांस लेकर सीढ़ियों से नीचे आने वाले जो भी प्रशिक्षक होता है, जो भी ट्रेनर होता है, उसके कदमों की आवाज सुनकर क्या करने लग जाता है? लार टपकाने लग जाता है। इस संवृत्ति को क्या कहा जाता है? विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना और तत्परता। कमेंट करके आंसर दे। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर एक बार पुनः समझ लिया आप, कमेंट करके आप आंसर दें। पावलोव जब प्रयोग करता है तो जो प्रयोग करता है, जो प्रयोग करने वाला है, वह प्रयोगकर्ता मांस लेकर सीढ़ियों से उतरता है। तो ऐसा नहीं कि मुंह में मांस रख दे तभी लार टपकाएगा, बल्कि वह सीढ़ियों से जब उतरता है तो सीढ़ियों से उतरने की आवाज जो कदमों की सुनता है उसी से क्रिया करता है। तो इस घटना को, इस संवृत्ति को क्या कहा जाता है? अनुकूलित उत्तेजना, बिना शर्त प्रोत्साहन, विलोपन या तत्परता। आपके अभिषेक शर्मा सी आंसर आ रहे हैं, यानी अनुकूलित उत्तेजना बिल्कुल राइट आंसर है। अनुकूलित उत्तेजना का मतलब होता है, अनुकूलन शब्द आते ही आपका उत्तर पावलोव होना चाहिए। अनुकूलन, अनुबंधन शब्द आते ही आंसर कौन सा आएगा आपका? जो है पावलोव। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अनुबंधन स्किनर ने भी दिया था, और स्किनर ने आर टाइप अनुबंधन दिया था। तो अनुकूलित उत्तेजना यानी अस्वाभाविक से जो जुड़ा वो उत्तेजना हुई। देखो कैसे, यहां पर घंटी है और ये भोजन है। यहां पर कुत्ता बंद है, भूखा रखा कुत्ते को, घंटी बजाता, भोजन दिखाता, भोजन दे देता। जब ये प्रोसेस बार बार हुआ और लास्ट में तीसरे चरण में, देखो 3 चरण थे। फर्स्ट स्टेप में क्या किया उसने, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। मैं आपको समझा देता हूं। पहले स्टेप में उसने क्या दिया? यूसीएस दिया। क्या दिया? यूसीएस। और जब लार आएगी तो क्या कहलाएगी? यूसीआर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यूसीआर। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, और यूसीआर का मतलब होता है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। अनानुबंधित उद्दीपक यानी कि क्या है? भोजन।
और अनानुबंधित अनुक्रिया यानी कि लार का आना, यानी भोजन से लार जब आएगी तो यूसीआर कहलाएगी। जब तक साथ में भोजन रहेगा तब तक लार आएगी तो यूसीआर कहलाएगी, सीआर नहीं कहलाएगी। सेकंड चरण में उसने क्या किया, सीएस दिया यानी घंटी बजाई, फिर यूसीएस दिया और उसके बाद लार आई तो तब भी लार क्या कहलाएगी, यूसीआर कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक भोजन रहेगा तब तक लार आना स्वाभाविक मानी जाएगी। जब ये बार बार प्रयोग किया गया तो अंत में इस सीएस केवल घंटी बजाई और इस बार क्या नहीं दिया, यूसीएस नहीं दिया और लार आ गई और लार का आना मित्रों क्या कहलाएगा, सीआर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीआर। लार का आना सीआर कहलाएगा। कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रेस्पॉन्स, लार का आना सीआर कहलाएगा, सीएस, सीएस से सीआर, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया। तो यहां पर अनुकूलित उत्तेजना उत्पन्न होने के कारण कुत्ता ऐसा करता है। और आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न, क्लासिकल अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इस सिद्धांत में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया, जैसे भोजन देखे और भोजन से लार आ जाए, तो हमने आपको अभी बताया भोजन से क्या आ रही, लार, तो भोजन के प्रति लार, भोजन के प्रति लार यानी भोजन से लार आ रही है तो भोजन यूसीएस है और लार का आना यूसीआर कहलाएगा, यानी कि क्या कहलाएगा, यूसीआर। राइट आंसर कौन सा होगा, यूसीआर। तो आपके आज के सेशन के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हमने हल किए। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, मैं देख लूंगा। और नेक्स्ट कल के क्लास 4 बजे होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।